हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 हॉलीवुड हॉरर मूवी ऑफ सीजन के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मेरी नाम के लड़की के साथ। वो एक चिट्ठी पढ़ रही थी जिसमें लिखा था उसके माँ के ग्रेव में किसी ने तोड़फोड़ की है, उसे इमीडिएटली जाकर देखना चाहिए। मेरी और देर नहीं करती निकल पड़ती है अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ। मगर उसके माँ को जिस जगह पर दफनाई गई थी वो बेसिकली एक आइलैंड है, दी लोन पाम आइलैंड, न्यूयॉर्क शहर से बहुत दूर। पूरे 2 दिन लग जाते हैं वहां पहुंचने में। लेकिन इतना लंबा रास्ता तैयार करके फाइनली जब वो लोग आइलैंड में एंटर करने जाते हैं तो एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। कहता है यहाँ पर टूरिस्ट सीजन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट स्प्रिंग तक ये आइलैंड बंद रहेगी, ओनली लोकल्स अलाउड है। इनफैक्ट ये जो ब्रिज है इसे भी आज रात ही ऊपर कर दिया जाएगा जिससे बाहर से कोई ना आ सके। ऐसे में वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। मगर मेरी जब उसे वो चिट्ठी दिखाती है तो ये आदमी तुरंत मान जाता है, बिना कुछ कहे रास्ता खोल देता है उनके लिए। जॉर्ज को तो काफी अजीब लगता है, पता नहीं कैसी जगह है ये, एक पूरे आइलैंड को ही सील कर देते हैं ये लोग। मतलब अगर वो लोग कल आ पहुंचते तो शायद उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता। मौसम काफी खराब हो रखा था। वो लोग जैसे तैसे ग्रेवयार्ड के सामने जाकर पहुंचते हैं और ग्रेव की हालत देखकर मेरी की आंख भर आती है। उसे ख्याल नहीं रहता कब जॉर्ज उसके पीछे से गायब हो जाता है। असल में वो गया था केयरटेकर हैस्कल को ढूंढने, जिसने मेरी को वो लेटर भेजकर यहाँ आने के लिए कहा था। उसने मेरी को बताकर ही गया था, मगर शायद मेरी को उसकी आवाज सुनाई नहीं थी, तो अपने साथ उसे ना पाकर मेरी डर जाती है, इधर उधर भटकने लगती है वो। मगर इस सुनसान ग्रेवयार्ड में उसे कोई नहीं दिखता। उस हैस्कल के ऑफिस में तो ताला लगा हुआ था, तो जॉर्ज गया कहाँ? जब मेरी उसके लिए परेशान हो रही थी तो अचानक कहीं से एक ओल्ड लेडी उसके सामने आ जाती है। पता चलता है उनका नाम मिस एमिली है, एक फ्लोरिस्ट है वो, मेन रोड पर उनकी दुकान भी है। वो मेरी से कुछ ऐसे बात करने लगती है जैसे उसे सालों से जानती हो, मगर मेरी उसे पहचान नहीं पाती। ना उसे कोई इंटरेस्ट था, उसे तो बस जॉर्ज को ढूंढना था। फॉर्चुनेटली ये लेडी उसे बताती है इस तरफ आते वक्त उसने एक आदमी को देखा था बीच की तरफ जाते हुए, वही जरूर जॉर्ज होगा। मेरी भी उसी रास्ते चलने लगती है और जंगल के अंदर से गुजरते वक्त उसके साथ एक बेहद अजीब हादसा होता है। उसे कुछ लोग दिखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे और सभी की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। मेरी को लग रहा था वो लोग उसे ही देख रहे हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पागल की तरह भागने लगती है बीच की तरफ। लकीली इस बार उसे जॉर्ज मिल जाता है, मगर उसे हैस्कल नहीं मिला था। पता नहीं उन्हें बुलाकर वो खुद कहाँ गायब हो गया। इधर शाम भी होने लगी थी। उन्हें कुछ भी करके उस ब्रिज के ऊपर जाने से पहले मेनलैंड में लौटना होगा। वो लोग और लेट नहीं कर सकते। इतने में जॉर्ज को याद आता है यहाँ आते समय उसने एक रेस्टोरेंट देखा था सैंड ट्रैप नाम से। वहां जाके पूछने पर उन्हें जरूर कोई मदद मिल जाएगी। इसी होप में वो लोग वहां जा पहुंचते हैं, मगर वहां सारे लोग बहुत अजीब थे, बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे उन्हें। जॉर्ज पैसों के बदले एक आदमी को मना लेता है उसके रेडियो यूज करने के लिए, मगर फायदा कुछ भी नहीं होता। हैस्केल उनका कॉल रिसीव नहीं करता। उधर जब जॉर्ज अंदर था, यहाँ एक आदमी मेरी को अप्रोच करता है। उसके कानों में खुशबुसाता है वो आज बहुत देर रात तक जगा रहेगा। अगर मेरी चाहे तो उससे जाकर मिल सकती है, उसके पास बोट भी है तो वो उसके काम आ सकता है। मेरी कुछ समझ नहीं पाती, उसे लगता है यह बंदा उससे बदतमीजी कर रहा है, तो वो उसके बातों को भाव नहीं देती। रात बहुत हो चुकी थी, उनके लिए और रुकना पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग लौटने लगते हैं। और रास्ते पर जाते जाते मेरी को कुछ बातें याद आती है अपने माँ एवा के बारे में। अपने आखिरी दिनों में वो डिमेंशिया की पेशेंट बन चुकी थी, कुछ भी याद नहीं कर पाती थी वो। मगर एक दिन अचानक से ही वो बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगी थी। अपने बेटे से वो सारी बातें कह डाली जिसके जिक्र उन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं की। पता चला उनका जन्म इस आइलैंड पर ही हुआ था, उनका पूरा परिवार यहीं पर रहता था, मगर वो भाग गए। न्यूयॉर्क शहर जाकर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। पूरी कोशिश की अपने अतीत को भुलाने की, मगर अपने रूट्स को तोड़ पाना शायद इतना आसान नहीं था। वह जहाँ भी गई उसे कभी सुकून नहीं मिला, कभी चैन से जी नहीं पाई वो। मगर ये उसका अपने बर्थ प्लेस के प्रति प्यार नहीं था,
बात कुछ और ही थी। असल में ये आइलैंड कर्स्ड है। सालों पहले जब इस आइलैंड में बस कुछ ही परिवार रहते थे तो यहाँ पर वेदर इतना खराब रहता था कि आधे लोग तूफान की वजह से ही मारे जाते थे। ऐसे में लोगों ने शैतान के साथ एक डील किया। वो उन्हें जिंदा रहने में मदद करेगा, बदले में मरने के बाद उनकी आत्मा शैतान को मिलेगी। नरक के आग में तड़पना होगा उन्हें समय के अंत तक। ईवा का परिवार भी उसी पैक्ट का हिस्सा था, मगर वो अपने आत्मा को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए ही तो वो उस जगह को छोड़कर भाग गई। वो कभी भी उस आइलैंड पर वापस जाना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट होश में रहते वक्त उसने मेरी से बार बार रिक्वेस्ट भी किया था उसे इस जगह से दूर रखने के लिए। तो फिर उसके विल में उसने ये कैसे लिख दिया कि मरने के बाद वो यहाँ पर दफन होना चाहती है। जरूर किसी ने उसका विल चेंज किया होगा, मगर मेरी ये बातें किसी को समझा नहीं पाई, तो उसके माँ को फाइनली यहाँ पर ही दफन कर दिया गया और अभी उनकी ग्रेव टूट चुकी है। मेरी को आना पड़ा है इस कर्स्ड आइलैंड में, वो भी साल के उस दिन पर जब ये जगह अगले कुछ दिनों के लिए बंद होने वाली है। कहीं ये सब कुछ एक ट्रैप तो नहीं, ईवा के परिवार को अपने असली जगह वापस लाने की? कहीं वो सच में ही कर्स तो नहीं? मेरी के बातों से जॉर्ज हंसने लगता है। 21वीं सेंचुरी में ऐसी बातें कौन करता है? मगर उन्हें असली प्रॉब्लम का एहसास तब होता है जब वो चाहकर भी इस जगह से निकल नहीं पाते। न जाने क्यों रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कभी उनके सामने पेड़ गिर रहा था तो कभी वो लोग रास्ता भटक रहे थे। अचानक सीधे रास्ते पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आने लगे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। टेंशन में जॉर्ज पैनिक करने लगता है और गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। मेरी बेहोश हो पड़ी थी। जब उसका होश लौटता है वो देखती है गाड़ी में वो अकेली है। जॉर्ज का तो नामो निशान नहीं है कहीं पर। इनफैक्ट पूरा रास्ता ही किसी बंजर जमीन की तरह खाली पड़ा था। कहीं कोई नहीं था जिससे मदद मिल सके। तभी उसे दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। ब्रिज बंद होने का समय जो हो चुका है। मेरी दौड़ लगाती है उस तरफ, अपने पूरे ताकत से भागती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पहुंचने से पहले ही वो ब्रिज ऊपर जा चुका था। नीचे कोई बोट भी नजर नहीं आ रही थी जिससे वो इस आइलैंड से निकल पाए। लाइफ में पहली बार इतनी हेल्पलेस फील कर रही थी मेरी। और कोई ऑप्शन ना पाकर वो फिर से शहर की तरफ ही चलने लगती है। चिल्ला चिल्ला कर जॉर्ज को बुलाने लगती है, मगर जॉर्ज तो क्या, किसी और की आवाज भी सुनाई नहीं देती उसे। पूरे शहर में जैसे शमशान का सन्नाटा मंडरा रहा था। हर गली, गली का हर एक घर, दुकान, सब कुछ खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे लोग एक साथ कहीं गायब हो चुके हैं। घने कोहरे में लिपटा ये शहर मेरी को भूतिया लगने लगा था। वो एक पे फोन से जॉर्ज को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर तूफान की वजह से सारे कनेक्शंस डाउन थे। एट लास्ट मेरी को याद आता है मिस एमिली के बारे में, मगर उनकी दुकान भी बाकियों की तरह ही खाली पड़ी थी। अंदर टीवी चल रही थी, रेडियो पर गाना बज रहा था, सारे लाइट्स भी ऑन थे, बस एमिली कहीं दिखाई नहीं देती। इस दुकान में मेरी का कुछ पेपर कटिंग्स मिलते हैं जिसमें उसके माँ के बारे में लिखा था। लगता है यहाँ पर सभी उन्हें जानते हैं। फाइनली मेरी को एमिली दिखती है दुकान के स्टोर रूम में। वो बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी, एक्सप्रेशनलेस, और उसकी सफेद आंखें अंधेरे में मोतियों की तरह चमक रही थी। पता नहीं लग रहा था वो जगे हैं या सो रहे हैं। इस बार मेरी को सच में डर लगने लगता है। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वो भागती है बीच की तरफ, उस सैंड ट्रैप वाले रेस्टोरेंट में। अभी वो ही उसका लास्ट होप है। मगर वहां पहुंच के सबकी हालत देखकर मेरी की बोलती बंद हो जाती है। वहां वो सारे लोग अभी भी मौजूद थे जिन्हें उसने सुबह देखा था, मगर अभी ये लोग बिल्कुल किसी पुतले की तरह खड़े हैं, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में उन्हें स्टैचू कर दिया हो। मेरी को एहसास हो चुका था उसकी माँ की वो बातें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्चाई थी। ये जगह, यहाँ के लोग सच में ही कर्स्ड है, और साथ में वो खुद भी। तभी तो वो उनके जाल में फंस गई। अचानक ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसके हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं। मेरी किसी तरह खुद को आजाद करके भागती है बाहर की तरफ। उसे रोना आ रहा था, अब कहाँ जाएगी वो, क्या होगा उसके साथ। तभी उसे जंगल के अंदर वो आदमी दिखता है, वही फिशरमैन जिसने सुबह उसे बदतमीजी की थी। अभी वो सबने घर ले जाने लगता है, और जाते जाते वो जो कहता है उससे मेरी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।
पता चलता है ये सारे लोग पोजेस्ड हैं। हर साल इस समय इस आइलैंड की हालत ऐसी ही होती है। ऑफ सीजन जो चल रहा है, इसीलिए ही तो इसे बंद कर दिया जाता है। शैतान उनके सारे एनर्जी को सोख कर लेता है और फिर छोड़ देता है किसी सूखे पत्ते की तरह, बेजान, बेबस। ये आदमी भी उन्हीं में से एक है, लेकिन हर साल उनमें से कोई ना कोई होश में रहता है। इस साल वो है। वो जॉर्ज को ढूंढने में मेरी की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शायद वो अभी तक जिंदा है ही नहीं। उसका इस जगह से कोई रिश्ता नहीं है, तो ये लोग उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। मार चुके होंगे अब तक। उसे ढूंढने से बेहतर मेरी अपने बारे में सोचे। ये आदमी उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वो उसकी मदद क्यों कर रहा है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फॉर नाउ वो लोग उस आदमी के घर जा पहुंचते हैं बोट की चाबी ढूंढने। उन्हें वो मिल भी जाती है, मगर तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आदमी जाता है चेक करने और बहुत देर तक नहीं लौटता। इधर नीचे मेरी की हालत खराब हो रही थी। वो और वेट कर नहीं पाती, ऊपर जा पहुंचती है उसे ढूंढने, और उसे एक भयानक नजारा दिखता है। मेरी देखती है उस फिशरमैन के पूरे शरीर से काले रंग के टेंटिकल्स निकल रहे हैं, इवन मुंह और आंखों से भी। देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था वो। लगता है शैतान ने मेरी को रोकने के लिए इस बेचारे को मार डाला। मेरी वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा लॉक्ड हो चुका था और वो फिशरमैन पोजेस्ड हालत में उस पर हमला करने आगे बढ़ रहा था। फाइनली मेरी एक फ्लेयर गन से उसके शरीर में आग लगा के भाग निकलती है। वो डेस्परेट हो चुकी थी, ऐसी मौत मंजूर नहीं थी उसे। वो कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, बट सेफली। तो वो सबसे पहले एक दुकान में जाकर सिक्योरिटी लॉकर से एक बंदूक चुराती है और फिर आगे बढ़ती है ब्रिज की तरफ। वहां जॉर्ज उसका इंतजार कर रहा था, मगर ना वो जिंदा था ना अपने आप में था। उसे शैतान ने पोजेस कर रखा था। ये वही शैतान है जिसने एवा को मजबूर किया था उसके पास लौटने के लिए। जिंदा ना सही मगर मरने के बाद। वो अपने शिकार को कभी अपने से दूर नहीं करता, तो मेरी को कैसे जाने दे सकता है वो। मेरी बहुत बार जॉर्ज का होश लौटाने की कोशिश करती है। जब नहीं होता तो वो उसे शूट कर देती है। इससे उसे दुख तो होता है, बट इससे उसे कुछ वक्त भी मिल जाता है अपने आगे का प्लान सोचने के लिए। बोट तो नहीं है, मतलब उसे इसी ब्रिज के रास्ते जाना होगा। तो वो ब्रिज को फिर से डाउन करने की कोशिश करती है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सारे बटन सही ऑर्डर में पुश करती है, तो फॉर्चुनेटली उसका प्लान काम कर जाता है। ब्रिज धीरे धीरे नीचे आने लगा था और उसके हर एक स्टेप के साथ पीछे आइलैंड में जैसे तूफान शुरू हो चुका था। शैतान का गुस्सा हवा की लहर बनकर झपट पड़ रहा था शहर के ऊपर। मेरी अब देर नहीं करती, दौड़ लगाती है मेनलैंड की तरफ। उसे बहुत खुशी हो रही थी, खुशी में रोने लगी थी वो। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई नया जीवन मिल गया हो। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। ब्रिज के उस पार जाते ही उसे द ब्रिज मैन रोक लेता है, वापस जाने पे मजबूर करता है, क्योंकि उसे लगता है वो आइलैंड एक हेवन है, भगवान के अपने हाथों से बनाया गया शहर। कितने लकी है वो लोग जिन्हें अंदर रहने का मौका मिल रहा है। उसे नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ रहकर उस शहर की रक्षा कर रहा है। सभी एवा जैसे बेईमान अनग्रेटफुल थोड़ी ना होते हैं जो इस हेवन से भागना चाहेगी। मेरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये कोई हेवन नहीं है, हेल है। शैतान ने उन सभी को ट्रिक किया है, लेकिन ये आदमी उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसे बंदूक दिखाकर ग्रेवयार्ड के सामने छोड़कर आता है। इसके आगे वो नहीं जा सकता, मगर मेरी को पीछे मुड़ने से रोक जरूर सकता है वो। उसे तो उसने एंट्री इसीलिए दिलवाया था क्योंकि उसे पता था मेरी इसी जगह से बिलोंग करती है। मजबूरन मेरी को अंदर जाना ही पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ के ग्रेव को देखती है, डर से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। पहले तो सिर्फ टूम्बस्टोन ही टूटा था, अभी तो पूरा का पूरा कॉफिन ही किसी ने खोल दिया है और अंदर से एवा की लाश भी गायब हो चुकी है। मेरी सोच में पड़ जाती है, पता नहीं इस शैतान ने उसके माँ के साथ क्या किया होगा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एवा दिखती है, लेकिन वो अपने बेटे से मिलने नहीं आई थी, ना उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। अचानक ही वो भागती है बीच की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खींच रहा है। मेरी भी जाती है उसके पीछे पीछे और उसे वो दिखता है जिसका उसे डर था। उसकी माँ भी बाकियों की तरह ही बनने लगी थी, उनकी आंखें भी सफेद पड़ चुके थे। वो शायद मेरे से कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए।
बिजली कड़कने के साथ साथ मेरी को समुंदर के ऊपर वो शैतान का काला साया दिखता है जो एवा को अपनी कुर्बानी देने पे मजबूर कर देता है, खींच लेता है उसे अपने अंदर। मेरी बस देखती रहती है, कुछ नहीं कह पाती, बचा नहीं पाती अपने माँ को और खुद को भी। हमें उसके चारों तरफ इस आइलैंड के रहने वाले लोग दिखते हैं जो उसे घेर कर खड़े थे, मे बी अपने कम्युनिटी में वेलकम करने के लिए। मेरी और रेजिस्ट नहीं करती, मान लेती है अपने फेट को और हमें उसकी आंखें सफेद होते हुए दिखती हैं। एट द फाइनल सीन हम पहुंच जाते हैं 1 साल बाद, मिलते हैं मेरी से जो अभी उस फ्लोरिस्ट शॉप को चलाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है मिस एमिली एक्चुअल में उसकी दादी थी, एवा की मॉम, और वो फिशरमैन वो एवा के भाई थे, यानी कि मेरी का मामा। शायद इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो कुछ नहीं कर पाए। मेरी अपने फेट से भाग नहीं पाई। हम देखते हैं हर साल की तरह इस साल भी कुछ टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर घूमने, लेकिन बस कल तक। उसके बाद ये जगह फिर से बंद हो जाएगी। ऑफ सीजन जो आने वाली है। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है विद एन एवरेज एंडिंग। वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।